कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट फेलियर। इस हार्ट फेलियर में हम पहले पढ़ेंगे क्रॉनिक हार्ट फेलियर, बाद में हम एक्यूट पढ़ेंगे। अब हार्ट फेलियर का अगर कोई जो क्वेश्चन है, केस है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उस केस के अंदर हमें दे रखा होगा कुछ टिपिकल सिम्टम्स दे रखे होंगे। सिम्टम्स जैसे कि देखो, हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो है ना, पानी लगभग भर जाता है हर जगह, एडिमा हो जाता है, एडिमा हो जाता है पैर में, या फिर एसाइटिस हो जाता है अगर पेट में पानी भर जाता है तो। और अगर है ना ये वेना कवा में भर जाता है तो उसमें जेवीपी है ना बढ़ जाएगा, मतलब वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया है, ये लिखा हुआ होगा। उसके बाद में अगर अगर है ना लंग्स के अंदर भर गया तो पल्मोनरी एडिमा करा देगा। अगर लीवर के अंदर भर गया तो है ना उसको हेपेटोमेगैली करा देगा। तो ये सब इसके सिम्टम रहते हैं। अब यहाँ देखते क्या लिखा है, ब्रेथलेसनेस, क्योंकि जो है पानी है वो लंग्स के अंदर चला गया है। और एंकल स्वेलिंग, क्योंकि एडिमा हो गया एंकल का। फैटिक, क्योंकि ये सांस लेने में इसे दिक्कत हो रही है, तो फैटिक क्योंकि लंग्स के अंदर पानी आ गया है। दैट मीन साइंस। अब कुछ साइंस के एग्जाम्पल लिखे हुआ। साइंस में क्या है, एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर, क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया है इस वजह से। बाद में पल्मोनरी क्रैकल्स, क्योंकि ये पल्मोनरी एरिया में लंग्स के अंदर फ्लूइड भर गया इसलिए। पेरिफेरल एडिमा, क्योंकि ये फ्लूइड भर गया है जो पैर वगैरह में, इसलिए। और कब किसी किसी एक केस है हमारे पास, उसमें है ना एडिमा नहीं दिया हुआ, एडिमा नेगेटिव लिखा हुआ, एडिमा नहीं है, फिर भी वो हार्ट फेलियर का केस है, क्योंकि उसके अंदर जो लीवर है ना वो एनलार्ज है। और एडिमा अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ है, अगर कोई पेशेंट चलने वाला है तो उसमें एडिमा होगा, क्योंकि है ना एडिमा हमेशा नीचे इकट्ठा होता है। ये पेशेंट है तो एडिमा अगर चल रहा है तो उसके पैर में इकट्ठा होगा। अगर कोई पेशेंट लेट रहा है तो उसके सैक्रम के, मतलब पीछे की तरफ, इधर इस जगह पे इकट्ठा होगा। और ये लीवर होगा ना, पहली बात तो ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, ये पेनफुल होगा और राउंडेड होगा। अब देखो, अब है ना कुछ टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर होते हैं, क्लासिफिकेशन हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, प्रिजर्व्ड मतलब जो खून निकल रहा है ना, जो कार्डियक आउटपुट था उसका परसेंट नॉर्मल है, तो उसे प्रिजर्व्ड बोलेंगे हम। और मिड रेंज, ये बीच के रेंज का। और बाद में एक रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि जितना ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर जितना ब्लड आया उसका कितना परसेंट लेफ्ट वेंट्रिकल ने बाहर इजेक्ट किया, उसका परसेंट है इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, उसका फ्रैक्शन। तो ये या तो अगर है ना नॉर्मल है तो उसे प्रिजर्व्ड बोलेंगे, और कम है तो रिड्यूस्ड बोलेंगे, और मिड रेंज में तो मिड रेंज बोलेंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। रिड्यूस्ड, आर मतलब रिड्यूस्ड, एम आर मतलब मिड रेंज, और पी मतलब प्रिजर्व्ड। इन तीनों में साइंस और सिम्टम मिलेंगे। ये साइंस सिम्टम हमने ऊपर पढ़ लिए इस जगह पे। अब है ना इसमें है ना अपन इस इजेक्शन फ्रैक्शन के ऊपर बेस अपन ये पता कर सकते हैं कि कौन सा टाइप है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन या इक्वल टू 40% है तो ये रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है। और ये मोस्ट कॉमनली हमारे केस में पूछा जाता है, इसलिए इसे लेस देन इक्वल टू 40 इसे याद रखना। और ये इक्वल टू याद रखना, ये इक्वलिटी के ऊपर सर केस बनाते हैं। लेस देन इक्वल टू 40, और 41 से 49 है तो मिड रेंज है, और मोर देन इक्वल टू 50 है तो वो प्रिजर्व्ड है। ठीक। और है ना हार्ट फेलियर होता है ना, तो उसमें क्या है, जो इसकी हार्ट की जो वॉल होती है ट्रेम की, वो है ना थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने की वजह से बीएनपी रिलीज़ होता है, ब्रेन नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड। तो इसे ब्रेन बोलते हैं क्योंकि ये पहले ब्रेन में रिसर्च हुआ था, उससे अपन को मतलब नहीं है। हार्ट से रिलीज़ होता है लेकिन ये ब्रेन है इसका, बी का। तो ये मोर देन इक्वल टू 35 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। और एक होता है एंटी प्रो बीएनपी, ये मोर देन इक्वल टू 125 होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया होगा। इससे हम टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर निकालेंगे, रिड्यूस्ड, मिड रेंज और प्रिजर्व्ड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आया, ये इसे बोलते हैं हम नीहा। ये हमें डायग्नोसिस में लिखना है, नीहा क्लासिफिकेशन, कि नीहा कितना है पेशेंट का। अब नीहा हम कैसे निकालेंगे, इसके 4 क्लास होगी, क्लास 1, 2, 3, 4। तो जो क्लास 1 है ना, इसके अंदर क्या है, कोई जो पेशेंट है वो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं ना, उनको जो चीज़ सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर ओनली एट लेवल्स दैट वुड लिमिट नॉर्मल इंडिविजुअल्स। मतलब जैसा नॉर्मल लोगों को जो एक्टिविटी रोकेगी ना काम करने से, उतनी ही एक्टिविटी करने पे ये भी रुकेंगे। जैसे कि अगर हम सोवेत्स्काय वाले हॉस्टल से कॉलेज जा रहे हैं भाग कर, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल पेशेंट तो नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो भी थक जाएगा, और ये क्लास 1 वाला होगा वो भी थक जाएगा। मतलब ये नॉर्मल के इक्वल थकान रहती है इसके अंदर। और ये क्लास 2 है, ये है ना और थोड़ा जल्दी थकेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा,
इसमें है ना थोड़ा सा ऑर्डिनरी एक्सेशन, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंशन पे, अगर है ना कोई पेशेंट चल के हॉस्टल से कॉलेज जा रहा है तो उसके लिए हम क्लास 2 डालेंगे, सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर विथ ऑर्डिनरी एक्सेशन, मतलब थोड़े से हार्ड वर्क पर। और क्लास 3 है वो उससे भी कम काम करने पे थक जाएगा, जैसे कि लेस देन ऑर्डिनरी एक्सेशन। इसमें क्या होगा कि हमारे रूम से हमारे रूम से हम किचन में खाना खाने गए, उतने में ही थक जाएगा क्लास 3 वाला। और जो क्लास 4 है वो रेस्ट करते करते ही थक जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे क्लासेस ऑफ नीहा। अब ये थर्ड क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर की, ठीक। इसे क्या बोलता है, आहा क्लासिफिकेशन। इसका है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इसमें ABCD स्टेजेस होते हैं, इसके अंदर स्टेजेस है, इसके अंदर क्लास है, ठीक है। इसके स्टेजेस में क्या होता है, ठीक, तो ये आहा है, इसके अंदर स्टेजेस होते हैं। इसमें देखो, अगर रिस्क है पेशेंट का हार्ट फेलियर का लेकिन हार्ट फेलियर नहीं है तो उसे हम स्टेज 1 में डालेंगे। और सेकंड में क्या है, इसे हार्ट डिजीज़ है लेकिन सिम्टम नहीं है। हार्ट डिजीज़ हम कैसे देखेंगे, हम इको करेंगे, ठीक है। इसमें हम हार्ट को देख सकते हैं कि डायलेटेड है, कंस्ट्रक्टेड है, या फिर हाइपरट्रॉफी है, वो सब देख सकते हैं। तो इको में हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या नहीं हार्ट का। और स्टेज सी में क्या आएगा, स्टेज सी में हम सिम्टम देखेंगे। सिम्टम मतलब एडिमा, एसाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, ये सब दिखेगा। और अगर सिम्टम ज़्यादा सीवियर है तो स्टेज डी में आ जाएगा। तो हम डायग्नोसिस में एक तो हमें ये स्टेजेस लिखने हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट स्टेजेस लिखने हैं, और दूसरा ये न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन नीहा लिखना है। ये दो चीज़ हमें डायग्नोसिस में डालनी है क्रॉनिक हार्ट फेलियर के। और ये क्रॉनिक में ही होते हैं दोनों, एक्यूट में नहीं होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। ये 5 पिलर्स हमने बताए थे, 5 पिलर्स ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। इसमें ये लिखना नहीं है 5 पिलर, मतलब ये सिर्फ नाम लिखना है, 5 नाम। इसमें पहले में बीटा ब्लॉकर, बाद में डायबिटिक, बाद में MRA। MRA क्या है, मिनलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका एग्जांपल है स्पाइनोलेक्टोन। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल बिसोप्रोलोल। डायरेटिक या तो अपन लूप डायरेटिक देंगे या फिर थायजाइड डायरेटिक देंगे, इसमें कुछ भी एक दो। उसके बाद में फोर्थ है अर्नी। अर्नी में एग्जांपल है सैक्यूबिट्रिल प्लस वेलसार्टन। या तो अर्नी दो या फिर एस इनिबिटर दो। और अगर ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट के अंदर, मान लो कुछ एंजियोडीमा हो रहा है पेशेंट को या कुछ और पहले कभी कुछ रिएक्शन हुआ हो, तो हम इनकी जगह पर हम आर्ब दे सकते हैं, ठीक है। आर्ब का एग्जांपल है वेलसार्टन। और फिफ्थ है SGLT2 इनहिबिटर, ये आई का मतलब इनहिबिटर। तो ये 5 ड्रग हमें याद करनी है और जहाँ भी क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो वहाँ लिख देना है। और वैसे अगर PPT में देखें या कहीं क्लासिफिकेशन देखें, इसका मतलब गाइडलाइंस देखें, तो हार्ट फेलियर का बहुत लंबी गाइडलाइंस है, लेकिन सर ने भी हमें 5 पिलर ही पढ़ा है। तो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट की लंबी गाइडलाइन है, तो ये सर ने हमको 5 पिलर पढ़ा है कि पिलर्स तो हमें लिखने ही हैं। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो बीटा ब्लॉकर है ना, ये कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वहाँ नहीं देना। ये हर हर ट्रीटमेंट में, अभी तक जितने भी मेडिसिन में बताया ना, वहाँ सब जगह याद रखना है। अगर हार्ट रेट पेशेंट की कम हो, ठीक है, या फिर AV ब्लॉक हो, तो नहीं देंगे इसे बीटा ब्लॉक, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड हो गया। अब हम थोड़ा एक्यूट की तरफ जाएंगे। एक्यूट में क्या है, सिम्टम तो ओके, वो हमें दिख ही रहे हैं उस पेशेंट के अंदर, लेकिन इस एक्यूट में हमें कुछ चीज़ें वो देखनी पड़ेगी जिसके वजह से हम इसे एक्यूट अपन बना सके। अब जो केस होगा ना, जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है उससे या तो एक्यूट बन जाता है या फिर एक नया एक्यूट हार्ट फेलियर होगा। वो नया कैसे बनता है, MI वगैरह कुछ हो गया, मतलब कोई डिफेक्ट हो गया उस हार्ट के अंदर, तो वो अचानक से एक्यूट हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। अब है ना कुछ कुछ ये जो एग्जांपल है MI, वैसे और एग्जांपल मैं बताता हूँ नीचे, ठीक है। तो ये क्रॉनिक के बाद में जो एक्यूट बनता है ना, इसे हम बोलते हैं एक्यूट डिकम्पेंसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। ये पूरा टर्म हमें डायग्नोसिस में लिखा होगा ऐसे ही, एक्यूट डिकम्पेंसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो ये ऐसा ही हम लिखते हैं, जब एक्यूट जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर हुआ एक्यूट हार्ट फेलियर बन जाता तब। अब कब कब बनेगा, अगर केस में हमें कोरोनरी सिंड्रोम दे रखे हैं, ठीक है, CHAMP, ये है ना निमोनिक याद रखेंगे, उस हिसाब से कोरोनरी सिंड्रोम, जैसे कि स्टेमी। अगर केस में स्टेमी है तो है ना एक ये ट्रिगर है कि क्रॉनिक एक्यूट बन जाएगा। या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है केस के अंदर, कोई एरिथमिया आ रहा है, एरिथमिया का इंपॉर्टेंट केस एट्रियल फिब्रिलेशन आ रहा है, ठीक है, तो है ना वो जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर होगा एक्यूट हो जाएगा।
या फिर कोई मैकेनिकल कॉज, इसमें आएगा कोई वैल्वुलर डिजीज़, वैल्वुलर की कोई डिजीज़ आई, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये सब चीज़ अगर केस में हमें दिख रही है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेमी एट्रियल फिब्रिलेशन, ये दो इंपॉर्टेंट है। और ये चाहो तो ये सबका सभी याद करना। अगर ये सब आ जाए केस के अंदर तो ये सब क्रॉनिक को एक्यूट बना देते हैं। तो वहाँ हम डालेंगे एक्यूट डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। और ये एक अलग ये है ना, अगर अपन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स दे रखी है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में बीएनपी और एंटी प्रो बीएनपी दे रखे हैं, तो हम सीधे लैब टेस्ट देख के भी बता सकते हैं कि एक्यूट है क्रॉनिक है। अगर बीएनपी मोर देन 100 है तो ये एक्यूट होगा, और मोर देन 35 है तो ये क्रॉनिक होगा। मोर देन 300 है एंटी प्रो बीएनपी तो एक्यूट, और मोर देन इक्वल टू 125 है तो क्रॉनिक। अब जो है ना, ये एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? वार्म ड्राई, वार्म वेट, कोल्ड ड्राई, कोल्ड वेट। अब यहाँ देखो, इसमें हमें दो चीज़ देखनी है कि कंजेशन है या नहीं। कंजेशन मतलब पानी वानी भर जाता है, जो कि जो हार्ट है सही से पंप नहीं करा, उस वजह से कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि हाँ, अगर लंग्स में इकट्ठा हुआ तो उसे हम पल्मोनरी कंजेशन बोलेंगे। और लंग्स में अगर पानी इकट्ठा हो गया तो जो हम लेटते हैं ना, तो हम ना सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उससे डिस्पनिया हो जाता है। उसे हम बोलते हैं ऑर्थोपनिया। मतलब अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो उसे है ना सांस लेने में दिक्कत होगी, उसे ऑर्थोपनिया बोलेंगे। और है ना पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्पनिया, इसमें भी यही सेम चीज़ होगी, क्योंकि रात को जब सो रहा होगा तब उससे डिस्पनिया होगा। तो ये दोनों मतलब ये सोते समय डिस्पनिया हो रहा है, इसमें भी लेटा हुआ है, इसमें भी लेटा हुआ है, वर्ड अलग है। और पेरिफेरल एडिमा मतलब कि पैर में एडिमा हो गया, पैर में पानी चला गया है। जुगुलर वेनस डायलिटेशन, इसमें क्या है, वेन्स के अंदर, जुगुलर वेन्स के अंदर ब्लड वेसल इकट्ठा पानी वो इकट्ठा हो गया है, ब्लड इकट्ठा हो गया है। कंजेस्टेड हेपेटोमेगेली, इसमें क्या है, लीवर में इकट्ठा हो गया पानी। और गट कंजेशन, इसमें पेट के अंदर, एसाइटिस पेट के अंदर। हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, इसमें क्या ये जो रिफ्लेक्स है ना, इसमें अगर लीवर दबाएंगे तो जो है ना लीवर से, ये लीवर है ठीक है, तो लीवर से और जो वेना कावा होता है ना, जुगुलर वेन, ये इन्फीरियर वेन, इन्फीरियर वेना कावा, ये कनेक्टेड होता है, तो ये जुगुलर वेन में जाता है, जो कि ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन से आ रही है जुगुलर वेन। तो जब हम लीवर को दबाएंगे ना तो ये जो वेन वेन होगा ना, वेन में जो ब्लड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा भरा हुआ लीवर के अंदर, तो लीवर वाला ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा, और जुगुलर वेन में हमें एक पल्स दिखाई देगी बड़ी सी। ये सब है तो ये पॉजिटिव कंजेशन होगा, ये सब नहीं है तो नेगेटिव होगा। कंजेशन मतलब पानी भरना, सिंपली अगर याद करें। और हाइपो परफ्यूजन, अब हार्ट सही से बीट नहीं कर रहा, सर सही से ब्लड नहीं निकाल पा रहा अपने अंदर से, उसी को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, और उसी को हम हाइपो परफ्यूजन बोल सकते हैं, सही से खून नहीं निकल रहा है। अब नहीं निकल रहा है सही से खून तो उसे हम नेगेटिव बोलेंगे, हाइपो परफ्यूजन। अगर सही से खून निकल रहा है तो उसे हम नेगेटिव बोलेंगे। हाइपो परफ्यूजन है, हाइपो मतलब कम, परफ्यूजन मतलब ब्लड जो होता है इफ़िशिएंटली अपने बॉडी में जा रहा है, उसे हाइपो परफ्यूजन परफ्यूजन बोलेंगे। हाइपो मतलब कम, परफ्यूजन मतलब ब्लड कम जा रहा है बॉडी में, तो उसे हम हाइपो परफ्यूजन पॉजिटिव बोलेंगे। अब ब्लड कम जा रहा है, उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम आएंगे? पहली बात तो हम कोल्ड एक्सट्रीमिटी जो होगी ना, उंगलियाँ वगैरह, वो कोल्ड रहेगी और स्वेटेड रहेगी, स्वेट रहेगा वहाँ और कोल्ड रहेगा। और कन्फ्यूज़ इससे मत होना कि स्वेट है तो गर्मी में पसीना आता है, ये स्वेटेड कोल्ड में आएगा, कोल्ड में स्वेट रहेगा, स्वेट आएगी तो कोल्ड हो जाएगा एक्सट्रीमिटी, क्योंकि हीट है वो बाहर चली जा रही है। अब ओलिगूरिया, अगर किडनी में ब्लड कम जा रहा है तो यूरिन कम हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे ओलिगूरिया। मेंटल कन्फ्यूज़न, अगर ब्रेन में कम जा रहा है तो कन्फ्यूज़न होगा पेशेंट को, ब्रेन में कम जा रहा है खून तो डिजीनेस होगा। और नैरो पल्स प्रेशर, अब इसमें क्या होता है कि सिस्टोलिक डिवाइड बाय डायस्टोलिक करेंगे ना, ठीक है, तो नैरो पल्स प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, ये है लेस देन 40, तो इसे हम नैरो पल्स प्रेशर कहेंगे। तो अब यहाँ देखो कुछ टर्मिनोलॉजी हमें याद करनी है। अब यहाँ अगर कंजेशन है, कंजेशन का मतलब मैंने क्या बताया, कंजेशन मतलब पानी भरना, पानी भरता है तो क्या होता है, वेट हो जाता है ना। तो वेट, कंजेशन है मतलब पानी है, पानी है मतलब वेट है, पानी नहीं है मतलब ड्राई है, ठीक है, ये टर्म हमने याद कर लिए। अब ब्लड, ब्लड कम जा रहा है तो उसे हम हाइपोपरफ्यूजन बोलेंगे, ठीक, हाइपोपरफ्यूजन हुआ, ब्लड कम गया, हाइपोपरफ्यूजन हुआ। हाइपोपरफ्यूजन मतलब खून कम पहुंच रहा है, खून में क्या होता है, गर्मी रहती है, अगर खून कम पहुंच रहा है, गर्मी नहीं होगी तो मतलब कोल्ड। और इसमें क्या है, गुड परफ्यूजन है,
तो इसका मतलब ये वार्म होगा, खून पहुँच रहा है तो वार्म हो गया, एक्सट्रीमिटी है जो भी जगह है वो वार्म होगी। तो इस हिसाब से टर्म हम डाल देते हैं, वार्म, कोल्ड, ड्राई और वेट। अब हम ये टेबल बनाएंगे। वार्म, जहाँ अगर वार्म और ड्राई मीट हो रहा है जहाँ पे, तो उसे हम वार्म ड्राई बोलेंगे। ये वार्म और वेट मीट हो रहा है उसे हम वार्म वेट बोलेंगे। कोल्ड और ड्राई मीट हो रहा है उससे हम कोल्ड ड्राई बोलेंगे, और उसी तरीके से कोल्ड वेट होगा। ठीक, ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। ट्रीटमेंट के लिए काम आएगा ये। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? जो वार्म ड्राई है ना पेशेंट, ये हम इस टेबल से हमने सब कुछ ही निकाल लिया है ये सब चीज़, तो इस हिसाब से ही ट्रीटमेंट है। वार्म ड्राई है जो पेशेंट, उसे हम ओरल ट्रीटमेंट देंगे और घर भेज देंगे। इसे हम ओरल मेडिकेशंस देंगे, और जो चल रही थी, जो क्रॉनिक अगर था उससे डिस्कम्प्रेशन हो गया, एक्यूट में आता है, तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, वही चलने देंगे और उसे हम घर भेज देंगे, क्योंकि ये कोल्ड और ड्राई ये एक नॉर्मल चीज़ है। और जो डोज एडजस्ट करेंगे, अगर मान लो जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका जो भी डोज था उसको ऊपर नीचे जो भी हमें करना होगा वो हमें एडजस्ट करेंगे, इतना ही लिखना है। पीपीटी में लिखा हो डोज एडजस्ट, और इसके लिए वो ओरल मेड्स देंगे और घर भेज देंगे। क्योंकि ये ड्राई और वार्म ये मतलब गुड केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है अगर कोल्ड कोल्ड और वेट, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली है, और ड्राई वार्म ये नॉर्मल है। इसमें देखो वेट वार्म और वेट हुआ अगर पेशेंट, तो हम उसे वेजोडाइलेटर्स देंगे और डायूरेटिक्स देंगे। ठीक है। और कोल्ड है तो वेजोप्रेसर्स देंगे और पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स देंगे, और इसे हम फ्लूइड भी दे देंगे क्योंकि ट्राई है, मतलब इसके अंदर फ्लूइड की कमी है। फ्लूइड की कमी है तो हम फ्लूइड देंगे, और फ्लूइड ज़्यादा है वेट तो हम डायोटिक्स देंगे ताकि फ्लूइड लूज़ हो जाए किडनी से। और कोल्ड और वेट है तो इसका थोड़ा इसका हार्ड है, इसको समझने का होगा कि सिस्टोलिक बीपी अगर मोर देन 90 है तो हम इसे ट्रीट करेंगे वार्म और वेट की तरह, मतलब ये वाला ट्रीटमेंट देंगे, वेजोडाइलेटर्स और डायरेटिक्स। अगर लेस देन 90 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो हम इसे वेजोप्रेसर देंगे और पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स देंगे। और और अगर ड्रग्स काम नहीं करें, नो रेस्पॉन्स टू ड्रग, तो हम मैकेनिकल सर्कुलेशन सपोर्ट देंगे पेशेंट को। तो ये कुछ मशीन आती है उससे हम सर्कुलेशन सही करेंगे पेशेंट का। तो ये हो गया हमारा एक्यूट का ट्रीटमेंट। और इसका एग्जांपल अगर देखें मैकेनिकल सर्कुलेशन सपोर्ट का, तो इसका एग्जांपल है वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, VAD, लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक, फिर इससे हमारा हार्ट फेलियर पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। और अगर एग्ज़ाम से पहले हमारे पास टाइम हाथ रहा तो हम इसके ऊपर केस भी करेंगे।